वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं टारगेट एलटी कमीशन 2021 और टारगेट एलटी टैट 2021। तो इस वीडियो से पहले हमने इसके अबाउट से पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो को किस विद्वान ने प्रामाणिक नहीं माना है? तो विकल्प में होंगे मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोतीलाल मनेरिया, कर्नल जेम्स टॉड और डॉक्टर बुल्लर। तो सही विकल्प यहाँ पर रहेगा डॉक्टर बुल्लर। जो डॉक्टर बुल्लर थे वे पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक नहीं मानते थे। बाकी मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोतीलाल मनेरिया और कर्नल जेम्स टॉड से प्रमाणिक मानते हैं। याद रखना है आपने इसे, यहाँ से अवश्य आपसे एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश हिंदी नहीं है, किसका कथन है? तो ये कथन इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो ये कथन कहा है कि अपभ्रंश हिंदी नहीं है, ये कथन होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे तथ्य दिए गए हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, राहुल सांकृत्यायन जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपभ्रंश को हिंदी माना है। यहाँ से अवश्य प्रश्न पूछा जाएगा कि आपके समक्ष 4 विकल्प दिए जाएंगे। विकल्प मान लीजिए इस प्रकार से होंगे, निम्न में से कौन विद्वान अपभ्रंश को हिंदी नहीं मानता है? विकल्प में होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलेरी जी, राहुल जी और शुक्ल जी। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर पे चयन करना है, तो वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाकी गुलेरी जी, राहुल जी और शुक्ल जी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने माना है? तो जो विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे जो डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्रनाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र ने विद्यापति को रहस्यवादी माना है। यहाँ से अवश्य प्रश्न पूछा जाता है, स्पेशली ग्रियर्सन से प्रश्न बनता है कि जो ग्रियर्सन ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? तो इन्होंने माना है रहस्यवादी। इसी के साथ जो नगेंद्रनाथ गुप्त हैं और जनार्दन मिश्र हैं, इन्होंने भी विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने किस ग्रंथ को आदिकाल का माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो विजयपाल रासो को आदिकाल का ग्रंथ मानते हैं। आगे कुछ तथ्य दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का निर्धारण किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से अवश्य प्रश्न बनेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का निर्धारण किया है? तो ये होंगे 12 ग्रंथ, जिसमें 4 ग्रंथ अपभ्रंश भाषा के थे और 8 साहित्यिक के थे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण किया है, उसमें कितने अपभ्रंश के थे और कितने साहित्यिक थे? तो अपभ्रंश के थे इसमें 4, कौन कौन से? 4 अपभ्रंश के थे और 8 साहित्यिक हिंदी के थे। इसे भी याद रखिएगा, यह भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राचीन आर्य भाषा में संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? तो ये होंगे 2 रूप। पहला होगा वैदिक संस्कृत और दूसरा होगा लौकिक संस्कृत। याद रखिएगा, प्राचीन आर्य भाषा में संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? तो ये होंगे 2 रूप, एक होगा वैदिक संस्कृत और दूसरा होगा लौकिक संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी विद्वान ने हेमचंद्र के ग्रंथ का संपादन किया था? तो ये किया गया था डॉक्टर पिशेल के द्वारा। हेमचंद्र आदिकाल के व्याकरणाचार्य माने जाते हैं, यह भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धगान और दोहा का संबंध किस भाषा की रचनाओं से है? तो जो ग्रंथ होगा बौद्धगान और दोहा, तो इसका संबंध रहेगा अपभ्रंश भाषा से। आगे तथ्य दिया गया है, अपभ्रंश मध्यकाल की आर्य भाषाओं की तीसरी अवस्था है। पहली अवस्था पाली थी और दूसरी प्राकृत। ये तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से अवश्य प्रश्न बनता है कि जो अपभ्रंश मध्यकाल की आर्य भाषाओं की कौन सी अवस्था थी? तो ये थी तीसरी। तो पहली थी पाली, दूसरी थी प्राकृत। अगला क्वेश्चन है, खस नामक अपभ्रंश के प्रकार की कल्पना किस भाषा के विज्ञानी के द्वारा किया गया था? प्रश्न है, खस नामक अपभ्रंश के प्रकार की कल्पना किस भाषा वैज्ञानिक ने की थी?
तो ये की गई थी सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है? तो ये मिलता है अपभ्रंश भाषा का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्यधारा किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक होगी पंडित राहुल सांकृत्यायन जी की। यहाँ से दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि जो केदारनाथ पांडे थे इनका अन्य नाम क्या था? तो ये था राहुल सांकृत्यायन। या ये प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि जो राहुल सांकृत्यायन जी थे इनका दूसरा नाम क्या था? तो ये था केदारनाथ पांडे। तो इनकी पुस्तक को याद रखिएगा, इनकी पुस्तक है हिंदी काव्यधारा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं? तो जो हिंदी की उपभाषाएं होंगी ये होंगी 5। आगे कुछ तथ्य दिए गए हैं। 18 बोलियां हिंदी में हैं और 22 भाषाएं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 353 तक मान्यता दी है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो ये होगा अनुच्छेद 343 से लेकर 353 तक। अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोली है? तो जो मगही उपभाषा है ये आएगी बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो यहाँ पर आगे कुछ तथ्य दिए गए हैं। भोजपुरी और मैथिली भी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये होगी भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये भी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगी। अगला जो क्वेश्चन है ये है, छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है या किस कवि की रचना है? तो जो छत्र प्रकाश नामक काव्य ग्रंथ है ये होगा लाल कवि का। और जो लाल कवि थे इनका संबंध रीतिकालीन काव्यधारा से रहा है। अगला क्वेश्चन है, भवानी विलास किस कवि की कृति है? तो ये रहेगी कवि देव की कृति। तो जो कवि देव थे इनका संबंध भी रीतिकाल से रहा है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? तो ये मिला था पद्माकर जी को। जो पद्माकर थे यह जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहे थे। और जो कई बार पद्माकर का जन्म पूछा जाता है कि इनका जन्म कितना था, तो ये था 1753। इसे भी याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका आभार।